नमस्कार दोस्तों। उन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कई आयाम देखे और उन्हीं आयामों में एक महत्वपूर्ण पक्ष है अपना उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आए दिन अखबारों में आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या है, उच्चतम न्यायालय क्या है, आज उसी की विवेचना करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, उसकी पावर क्या है, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसमें चेंजेस कैसे हुए, जनहित याचिका क्या होती है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है, यानी कि जब आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तो न्यायालय के पास एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का अधिकार होता है, वो क्या होती है, इसको भी देखेंगे। और अभी फर्स्ट जजेस केस अभी तो फोर्थ जजेस केस आ गया लेटेस्ट, प्रशांत भूषण वाला, तो वो क्या है, और इन्हीं के चलते उससे संबंधित पक्षों को देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उसके गठन से संबंधित क्या प्रावधान है, इस बात को देखेंगे और इससे संबंधित कई पक्षों को देखें। तो आज देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, नाम से ही पता है कि वो एक सर्वोच्च है। जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं भारतीय संदर्भ में, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत की एकीकृत और सिंगल यानी कि एकल न्यायपालिका है। भारतीय संविधान जब न्यायपालिका की बात करता है तो वो एकीकृत और सिंगल यानी कि एकल और एकीकृत न्यायपालिका की बात करता है, यानी कि भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, क्या होगा जब हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो भारत में एकल न्यायपालिका है। कैसी है? एकल न्यायपालिका। ठीक है, और एकीकृत, इसको इंग्लिश में कहेंगे सिंगल और इसको कहेंगे इंटीग्रेटेड। ठीक है, एकल और इंटीग्रेटेड, इसका मतलब क्या है कि जब हम एकल सिंगल की बात करते हैं तो एक ही होगा। जैसे कि इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझें, जब हम कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति देखते हैं, है अपने पॉलिटी में जब मैथ्स की चीज़ें देखी जाएंगी तो, लेकिन फिलहाल अभी समझिए ये इंडिया है और ये यूएस है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, एकल और एकीकृत की। ठीक है, एकल होती है और एक होती है दोहरी। भारत में यह है एकल एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, और दोहरी न्यायपालिका है, ये इंडिया में नहीं है। ठीक है, यहाँ कितने सुप्रीम कोर्ट है? यहाँ 51 सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ? अमेरिका में। अगर कभी प्रश्न आ जाए तो अमेरिका में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, तो आप कहेंगे 51, और भारत में एक है। ठीक है, भारत में कितना है? एक। हाई कोर्ट है बाकी। ठीक है, जब 51 सुप्रीम कोर्ट है यानी कि वहाँ 50 स्टेट है और एक अमेरिका का। ठीक है, जब आप आर्टिकल 1 देखेंगे भारतीय संविधान का, तो वहाँ यूनिटी, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, तो वहाँ जो स्टेट है तो फेडरल का जो सिस्टम आता है, ठीक है, तो यहाँ का फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है थोड़ा। ठीक है, कहाँ का? अमेरिका का। तो जो 50 स्टेट हैं उनका अपना सुप्रीम कोर्ट है। इसका मतलब है कि वहाँ के स्टेट का, यानी कि जो स्टेट्स की सूची होगी, राज्य की सूची होगी, स्टेट की सूची, तो उसमें जो विषय निर्धारित किए गए होंगे, आपको पता है 3 सूची होती है। एक होती है राज्य सूची, संघ और केंद्र सूची। ठीक है, जो राज्य सूची के विषय होते हैं वो कहाँ रहेंगे? स्टेट के अधीन रहेंगे। ठीक है, तो स्टेट के अधीन रहेंगे तो उसके अपने 50 हैं। अगर स्टेट से संबंधित कोई भी इशू आता है, एग्रीकल्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, अगर इससे संबंधित कोई इशू आता है तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क का है कोई, ठीक है, न्यूयॉर्क का कोई इशू है तो वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, वहाँ के
सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ना कि अमेरिका के, ठीक है। और जो केंद्र के विषय हैं जैसे कि IR इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हो गए, और इससे संबंधित जो भी पक्ष होंगे, जो वहाँ की केंद्र सूची का विषय है, केंद्र से संबंधित चीज़ों का विषय है, ठीक है, तो वो अमेरिका के कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। वो भी एक सुप्रीम कोर्ट है। और स्टेट के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ये USA की व्यवस्था है। वहाँ तो हम क्या कहेंगे, वहाँ कैसी व्यवस्था है, वहाँ है दोहरी नागरिकता। क्या कहेंगे हम कि अमेरिका में कैसी है, दोहरी न्यायपालिका, सॉरी नागरिकता नहीं, दोहरी न्यायपालिका, वहाँ नागरिकता भी दोहरी है, ठीक है। तो वहाँ दोहरी न्यायपालिका है, ठीक है। लेकिन भारत में जब हम बात करते हैं तो यहाँ सिंगल सुप्रीम कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, और उसके अधीन कई हाई कोर्ट आते हैं। तो हम कहेंगे कि ये एक एकल और एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। अगर इंडिया के कंस्टेंट में, भारत के कंस्टेंट में बात करें तो जो न्यायालय का जो एक संरचना बनती है वो एक पिरामिड की तरह बनती है। कैसी बनती है, पिरामिड की तरह, जिसमें हम देखते हैं कि टॉप पे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है। उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, ठीक है। टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर इस प्रकार के कई कोर्ट आते रहते हैं, ठीक है। ये होता है राज्य स्तर पर, ये होता है केंद्र, यानी कि सबके ऊपर ये होता है, और ये होता है जिला स्तर पर। और भी इसके नीचे हो सकता है, आप इसके नीचे पंचायत स्तर भी कर सकते हो, पंचायतों पर भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये, यानी कि एक ये बनता है पिरामिड की तरह है, ठीक है। सबसे ऊपर ये आएगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे पंचायती न्यायालय है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस चीज़ को देखेंगे तो जो न्यायालय की संरचना है वो एक पिरामिड की तरह होती है, यानी कि टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट हैं स्टेट के, ठीक है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, इसके अधीन आते हैं, ठीक है। जबकि USA में ऐसा नहीं है, वहाँ के जो भी सुप्रीम कोर्ट हैं वो स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं आते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एक दूसरे के अधीन आते हैं, ये इसके अधीन है, ये इसके अधीन है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई मामला होता है, कोई इशू होता है, और व्यक्ति उससे न्याय नहीं पाता, उसको लगता है कि हमको न्याय गलत मिला है, तो वो उस न्याय के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर उसको किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट से उसको न्याय से वो जस्टिफाई नहीं होता उस जस्टिस से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एकीकृत है, लो लेवल से लेकर टॉप लेवल, ठीक है। तो यहाँ अपीलीय सिस्टम है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ वहाँ के स्टेट का ही जो सुप्रीम कोर्ट है वही हाईएस्ट अथॉरिटी होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यानी कि जो संघ के विवाद होंगे वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो स्टेट के विषय होंगे वो स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन क्या देखने जा रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट को हम ऐसे ही लिखेंगे, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके जब हम गठन की बात करते हैं, गठन और रचना, ठीक है, गठन और रचना, यानी कि जब कोई संस्था बनती है या किसी संस्था से संबंधित चीज़ें होती हैं तो उसका एक स्वरूप होता है, उसका एक गठन होता है, ठीक है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124, कितना, आर्टिकल 124, ये सुप्रीम कोर्ट के गठन और रचना से संबंधित चीज़ें बताता है। यानी कि भारत का जो संविधान है वो संविधान उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, आर्टिकल 124, कि भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय होगा,
इसका मतलब है कि अनिवार्य है। जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा इंडिया शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यानी कि अनिवार्य की बात करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का होना अनिवार्य है। ठीक है, आर्टिकल 24 में एक बार ये थॉट्स और देख लो कि भाग 5 के ये आर्टिकल 124 से लेके 147 तक है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 124 अनिवार्य होने की, यानी कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि न्यायालय होना एक अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कहा गया कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ये लाइन याद रखना कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, यानी कि होगा का मतलब है कि वो एक अनिवार्य संस्था है। ठीक है, यानी कि न्यायालय का होना एक अनिवार्य संस्था है। ठीक है, जरूरी है। अब अगला आर्टिकल है कि 124 क्लॉज 1 ये कहता है कि भारत का एक न्यायालय होगा। ठीक है, क्या होगा? भारत का एक न्यायालय होगा जिसमें उसके एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे। क्या होंगे? मुख्य न्यायमूर्ति। मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि जो उच्चतम न्यायालय है होगा, उसमें एक कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, और क्या होगा? अगला पॉइंट इसमें अगर हम बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश, तो एक तो न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद, क्या कहा गया इसमें, अगर एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट ये कहा गया कि जब तक संसद संख्या विहित ना करे, क्या ना करे? जब तक संसद संख्या विहित ना करे तब तक कितनी होगी? मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। कितने? 6+1, यानी कि टोटल 7 लोगों से मिलकर बनेगा। 7 लोगों से मिलकर बनेगा। ठीक है, ये संविधान में बात कही गई थी। जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो 7 लोगों के 1+6 की बात करता है कि इतने लोगों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनेगा। और ये कहाँ है? 120 क्लॉज 3 में। 2 भी बताएंगे आपको। 2 में एक प्रक्रिया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश बनता है। अगर किसी को मुख्य न्यायाधीश बनना है तो वो कैसे बनेगा, इसकी प्रक्रिया कहाँ दी गई है? इसकी प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि 124 क्लॉज 3 में क्या कहा गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो बनने की क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, क्या योग्यताएं हैं, इस चीज को देखेंगे। ठीक है, कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ये तो नहीं कि किसी को भी बैठा देंगे हम। जुडिशरी का मामला, वहां भी एक विधिवेत्ता, एक जानकार व्यक्ति जो कानूनों की समझ रखता हो, इस टाइप के व्यक्ति को वहां हम बैठाएंगे। ठीक है, तो न्यायाधीशों की क्या योग्यता है,
इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली योग्यता क्या है कि वो भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। ठीक है, सबसे पहली शर्त क्या है? अगर हम सबसे पहली शर्त की बात करें कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्या है? वो भारत का नागरिक हो। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का अगर सदस्य बनना है तो सबसे पहली योग्यता क्या होगी? सबसे पहली योग्यता उसकी ये होगी कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नागरिक। ठीक है, अब इसमें यह नहीं कहा गया कि वो जन्मजात हो। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि वो सिर्फ सिटीजनशिप हो, भारत का सिटीजन हो, चाहे उसने किसी भी प्रकार से नागरिकता ग्रहण की हो या उसको प्राप्त हुई हो। ठीक है, हमने ये टॉपिक आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो भारत का केवल नागरिक हो। अगली कौन सी योग्यता है? अगली योग्यता है कि वो उच्च न्यायालय, क्या? उच्च न्यायालय में क्या रह चुका हो? वो उच्च न्यायालय में लगातार लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो, इसका मतलब है कि कोई भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में वो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है, न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसके बनने की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि उच्च न्यायालय एक या अधिक यानी कि 2। सीधा सा मतलब कि उसको हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? लगातार 5 वर्ष तक। क्या है? लगातार 5 वर्ष। ठीक है, क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, यानी कि वो किसी भी, चाहे वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट हो, चाहे गुवाहाटी हाई कोर्ट हो, ठीक है, उसमें वो लगातार 5 वर्षों तक क्या रहा हो? मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक है, क्या रहा हो? मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहा हो। ठीक है, यानी कि 5 वर्ष तक वो लगातार न्यायाधीश रहा हो, पहली शर्त। तीसरी शर्त क्या है कि मान लेते हैं ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि जो 1 या 2 हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक लगातार हाई कोर्ट रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा? ये अनिवार्य है। क्या? ये अनिवार्य है। ठीक है, तो हम कह रहा हो, फिर इसके बीच में लिखेंगे या। क्या कहेंगे? या। फिर या में क्या कहेंगे? इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो एक उच्च न्यायालय या अधिक न्यायालय में लगातार, ये लगातार वर्ड याद देख लेना, 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। यानी कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो किसी हाई कोर्ट में, ठीक है, पहली योग्यता बताई थी कि वो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो? वो न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि ये व्यक्ति नहीं मिलता है। ठीक है, इस योग्यता का व्यक्ति नहीं मिलता है। फिर अगली योग्यता क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट में
लगातार 10 वर्ष तक, ठीक है, लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? अधिवक्ता। अधिवक्ता का मतलब है कि वो वकील रहा हो, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति मिलता है, ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगला क्या है? मान लेते हैं कि ये भी कोई योग्यता नहीं मिलती, ना ये मिलती है और ना ये मिलती। फिर है कि राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्रपति की नजरों में वो एक विधिवेत्ता हो, विधिवेत्ता हो, उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यताएं लगती हैं? 4 योग्यताएं, ठीक है। लगती 3 योग्यताएं, ये तो राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। और वो विवेक का प्रयोग कैसे करता है? वो विवेक का प्रयोग आपकी, हम बता चुके हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद किसकी? प्रधानमंत्री का हेड होता है। यानी कि यहाँ पीएम अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट में सीजी वो न्यायाधीश बैठा सकता है, ठीक है। तो ये अलग मुद्दा है, डिस्कस का मुद्दा है, इन चीज़ों को बाद में देखेंगे कि जब हम कॉलेजियम सिस्टम देखेंगे तो उसमें कैसे लोगों ने उसको छेड़ा और कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, इस चीज़ को हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आपको 3 योग्यताओं का होना जरूरी है। वो कौन कौन सी है? पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो, अनिवार्य है ये, ठीक है। ये नहीं कि कोई भी किसी भी देश का, मान लेते हैं कि आज मानूंगा कि आज सी जिनपिंग जी को भारत का मुख्य न्यायाधीश, किम जोंग को बना देते हैं, आदेश देगा सर कलम करवा दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारत की नागरिक हो, वो भारत का नागरिक हो तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगला क्या है कि उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक वो किसी भी, एक में या 2 में या अधिक, यानी कि एक में तो रहा हो या इनमें 2 अधिक, मतलब एक का है कि किसी एक में रहा हो या इससे अधिक, लेकिन वो लगातार 5 वर्ष तक, क्या लगातार, ये नहीं कि 1 वर्ष रहा फिर छोड़ दिया फिर दूसरे तीसरे वर्ष में ज्वाइन किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि लगातार होना चाहिए। कितने? 5 वर्ष तक क्या रहा हो? वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो, यानी कि 5 वर्ष तक एक या अधिक हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा हो, ठीक है। एक ये योग्यता हो गई। अगली योग्यता क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय या एक या अधिक न्यायालय में, हाई कोर्ट में, ठीक है, इसका सीधा मतलब होता है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक, ठीक है। यहाँ कितना था? यहाँ हमने देखा कि ये 5 वर्ष था। 5 वर्ष में क्या होना चाहिए? उसको न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में क्या रहता है? वो अधिवक्ता रहता है। क्या रहता है? अधिवक्ता रहता है। तो हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे कि वो भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। तो उसको लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, कोई गैप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए। अगला क्या है कि राष्ट्रपति की नज़रों में अगर ये योग्यताएं नहीं मिलती हैं कि वो 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में जज ना रहा हो या 10 वर्ष तक उसने वकालत ना की हो, लेकिन फिर भी वो क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ये आश्चर्य की बात है कि कैसे बन सकता है, ठीक है। तो अगली योग्यता में जो योग्यता है वो ये है कि राष्ट्रपति की नजरों में वो एक विधिवेत्ता हो। क्या हो? राष्ट्रपति की नजरों में
वो एक विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता का मतलब है कि वो विधि का जानकार हो, विधि का वो जानकार हो, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक। क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। तो ठीक है, ये हुई। और जो जजों की संख्या कम या ज्यादा होती है, वो पावर किसको दी गई? हमने जब आर्टिकल 124 देखा था, कहाँ है, एक सेकंड, 124, हमने ये आर्टिकल देखा था और इसमें हमने चीजें देखी थी कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा जब तक संसद संख्या को, क्या लिखी है, जब तक संसद संख्या को विहित ना करे। विहित का मतलब है जब तक संसद, अगर हम इसकी बात करें इस टॉपिक की, तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है, यानी कि संशोधन कर सकता है। जो मूल संविधान था वो क्या था कि जब तक संसद संख्या विहित ना करे तब तक जो सुप्रीम कोर्ट है वो 7 न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। और 7 न्यायाधीशों में हम देखते हैं कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज हो जाता है, सीजेआई हो जाता है, वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, जिसको चीफ जस्टिस बोलते हैं। वो 7 लोग होंगे, ठीक है। लेकिन ये पावर किसको दी गई? ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई, सॉरी संसद को दी गई कि वो इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। और बढ़ोतरी हुई है, सबसे लेटेस्ट हुई है 2019 में। जब हम 2019 की बात करते हैं तो 1+33 है, यानी कि टोटल 34 लोगों से मिलकर सुप्रीम कोर्ट का निर्माण होगा, जिसमें एक सीजीआई होगा और 33 अन्य सीजीए होंगे, सॉरी अन्य जस्टिस होंगे, ठीक है। तो अभी हम कहेंगे वर्तमान में कितने हैं। जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में 34 जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। उन्हीं 34 में से एक सीजीआई होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि 1+33 है, ठीक है। मूल संविधान में कितना था? 1+6, अभी कितना है? 1+33, ठीक है। ये बदली गई सबसे पहले 1956 में बदला। इस प्रकार से ये क्रम है, आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ने क्या देखा कि आर्टिकल 124, एक बार आप देखेंगे, पॉलिटी, भारत सिंगल एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। याद रखना, भारत में एकल एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। ये याद रखना पॉइंट की दृष्टि से। अगर कोई पूछे कि भारत में कैसी न्यायपालिका है, तो आप कहते हैं ना कि भारत में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। अगला क्या है? अगला देखा था कि एकल न्यायपालिका क्या होती है और दोहरी न्यायपालिका क्या होती है। हमने अमेरिका के उदाहरण से देखा था, ठीक है। भारत की न्यायपालिका की कैसी संरचना है? पिरामिड की तरह है, ठीक है। केंद्र में क्या बैठा है? सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर क्या है, नीचे क्या है? हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। जिला स्तर, पंचायत स्तर और इस प्रकार की चीजें देखी थी। फिर हमने क्या देखा था? आर्टिकल 124 क्या कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ये देखो, होगा यानी कि अनिवार्य की बात कर रहा है, होना चाहिए और होगा, है। अगला क्या है? अगला है कि कौन होगा कि भारत का एक न्यायालय होगा जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति से मिलकर बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट होगा। अगला पॉइंट आर्टिकल 124 क्लॉज 1 का क्या कहता है? वो कहता है कि जब तक संसद चाहे संख्या विहित करे चाहे ना करे, वो तब तक ये लोग रहेंगे। संसद को पावर दे दी गई कि संसद इसमें संशोधन करके बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। उसी के चलते संसद ने कई संशोधन किए। सबसे पहले 1956 में, फिर अभी लेटेस्ट की बात करते हैं तो जो 2019 में संशोधन करके 1+33 यानी कि 34 बना दिया गया है, ठीक है। योग्यताओं को देखा हमने कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ठीक है, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, ठीक है। उन योग्यताओं को हमने देखा और उन योग्यताओं में हमने देखा कि भारत का नागरिक होगा, वो उच्च न्यायालय में वो लगातार 5 वर्ष तक क्या रहा हो,
हाई कोर्ट में जज रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की नज़रों में वो एक विधिवेत्ता रहा हो, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। हमने क्या देखा, हमने अभी आर्टिकल 2 देख लिए, आर्टिकल 124 क्लॉज 1, 124 क्लॉज 3, ठीक है। अब आप कहेंगे कि 124 क्लॉज 2 कहाँ है, ठीक है। तो इसमें क्या बात कही गई है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। तो ये लंबा टॉपिक है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, ठीक है, आर्टिकल 122 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट बताता है कि कैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा, और उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलेजियम, क्या बोलते हैं, कॉलेजियम, क्या बोलते हैं, कॉलेजियम प्रणाली, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में कॉलेजियम सिस्टम प्रणाली यानी कि कॉलेजियम प्रणाली का कहीं जिक्र नहीं है। आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी संस्था, एक मानक संस्था, और उसकी एक प्रणाली जिसे हम कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली, उसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है कि कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, फिर भी ये आज अस्तित्व रखती है और इसका कई बार उल्लंघन हुआ है। तो उसी बैकग्राउंड को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतनी महत्वपूर्ण प्रणाली, वो भी जस्टिस के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, कैसे संभव है एक लोकतंत्र देश में कि जो संविधान में भी वर्णित नहीं है और वो काम कर रही है संस्था। तो कॉलेजियम प्रणाली, इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, मेंस में आते हैं, ठीक है। क्या होती है कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है। इसका हमने देखा कि आर्टिकल 122 में क्या है, नियुक्ति से संबंधित है, और नियुक्ति कैसे होती है, वो योग्यताएं पूरी हो जाएंगी, इसलिए हमने पहले आर्टिकल 124 क्लॉज 3 बताया है। अब उसके बाद आर्टिकल 124 क्लॉज 2 यानी कि नियुक्ति, जब व्यक्ति योग्यताएं पूरी कर लेगा तब उसकी नियुक्ति होगी, ठीक है। उस नियुक्ति में एक प्रणाली काम आती है जैसे हम बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है। इसमें यह होता है कि जब भी कोई सीजीआई बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, या न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेगा, ठीक है। पहले वो सीजीआई नियुक्त कर देगा, अगर फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो वो सीजीआई प्लस अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति, अब एक बात समझना, ठीक है, न्यायाधीश बनेगा और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों से परामर्श करेगा, ठीक है, परामर्श करेगा, बनाएगा। लेकिन राष्ट्रपति प्रत्येक, जब सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बन जाएगा, ठीक है, तो प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति में क्या करेगा, जजों से, जो अन्य जज होंगे उनसे वो सलाह लेता है, क्या लेता है, वो एक सलाह लेता है, ठीक है, सीजीआई, और इस प्रकार से वो अन्य न्यायाधीशों की और नियुक्ति करता है। ये तो ठीक है, ये जिस चीज़ है। अब जो अगली चीज आती है वो आती है कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं, आज तो शायद ना हो पाए पूरा, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। जब हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते हैं तो शुरू से लेकर आते हैं कि जब देश में, हमारा देश आज़ाद हो चुका था और हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब संविधान सभा के सदस्य थे।
यही चुनकर जब सरकार में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ही इज अ प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये बनते हैं, तो इन्होंने चीज़ें देखी होंगी, और इन्होंने, नेहरू को अगर आप जानते हैं कि वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक व्यक्ति थे, वो संस्थाओं में विश्वास रखते थे, वो एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे जो संस्थाओं में विश्वास रखते थे। और उनका मानना था कि अगर कोई भी प्रक्रिया है या कोई भी चीज़ है, उसको अगर हमको आगे सतत रूप में चलाना है, तो हमें एक सिस्टम, एक प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक सिस्टम, एक प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। और उसी चीज को सतत बनाए रखते हुए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, उसी के चलते क्रम उन्होंने क्या किया, एक वरिष्ठता, यानी कि वरिष्ठता का सिद्धांत, वरिष्ठता का सिद्धांत लाया। यानी कि इसका मतलब है कि जो व्यक्ति वरिष्ठ होगा, सब में वरिष्ठ होगा, ठीक है, तो वह क्या बनेगा, वह भारत का सीजीआई बनेगा। ठीक है, जैसे कि 1+7 थी वहां, ठीक है, यानी कि सॉरी 1+6 थी, 1+6 टोटल कितने हो गए, 7। अगर इन सातों में जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा, क्या होगा, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा, वो सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। यानी कि ये किसकी देन थी, ये नेहरू की देन थी कि सबसे पहले जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा वो भारत का चीफ जस्टिस होगा। ठीक है, लेकिन आगे आगे क्या होता है कि इस चीज का उल्लंघन होता है। और वो उल्लंघन कब होता है, अगर आप देखेंगे उनकी बेटी इंदिरा गांधी, जो थोड़ी सी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती थी, लेकिन वो अपने पावर को वो सेंट्रलाइज्ड करना चाहती थी, वो सारी पावर अपने पास रखना चाहती थी, और उसी पावर, उसी का दुरुपयोग उन्होंने किया। और कैसे इस वरिष्ठता के सिद्धांत का उन्होंने उल्लंघन किया। ठीक है, 2 बार उल्लंघन हुआ है। तो यानी कि वहीं से न्यायपालिका का राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। हमको ऐसा लगता है कि जब से अगर कार्यपालिका, न्यायपालिका, उस कार्यपालिका और विधायिका अगर जुडिशरी के काम में हस्तक्षेप करने लगती है, तो लगता है कि अब राजनीतिकरण हो रहा है। ठीक है, जब अगर आप इस चीज को याद रखेंगे तो क्या था कि एक, इसको ऐसे समझेंगे कि एक केशवानंद भारती केस हुआ था। क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस। ठीक है, 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, 23 अप्रैल 1973, ये डेट है 23 अप्रैल 1973। एक कहानी है, जब ये कोर्ट हुआ था, ये साउथ के एक मठ के वो थे। ठीक है, इनकी जमीन सरकार ले रही थी, ले ली और उसने, ठीक है, जब वो जमीन ले रही थी तो उन्होंने एक केस किया। और इसी केस में एक सिद्धांत उभर के आया जिसे हम बोलते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। क्या कहते हैं, इसी में निकल के आया एक आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेकंड दोस्तों,
बेसिक क्या बोलते हैं, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये निकल के आया। और ये क्या था, ये एक 13 जजों की बेंच थी, ठीक है, 13 जजों की बेंच थी। और उसमें ये निर्णय आता आता है कि क्या निर्णय आता है, वो प्रश्न ये था, पहले प्रश्न समझ लिए। प्रश्न ये था कि क्या क्या संसद संविधान के क्या संसद संविधान के किसी भी भाग को, किसी भी भाग को या अनुच्छेद को संशोधित कर सकती है? ठीक है, ये प्रश्न उठा केशवानंद भारती केस में कि क्या संसद संविधान के किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है। जब ये केशवानंद भारती केस में उठा तो उसमें 13 जजों की बेंच थी, ठीक है, और जो निर्णय आता है वो 7-6 के निर्णय से आता है, ठीक है, यानी कि 7 लोग इसके पक्ष में जाते हैं कि हाँ कर सकती है, और 6 लोग मना करते हैं कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। और इन्हीं में जो जिन्होंने मना किया था, यानी कि संसद ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति ली गई क्योंकि संसद नहीं कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति सीमित की गई। जब कार्यपालिका की शक्ति सीमित की गई तो उस समय कौन प्रधानमंत्री हुआ करती थी? इंदिरा गांधी। यानी कि कार्यपालिका, ठीक है, फिर मंत्रिपरिषद, और कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन थी उस समय? इंदिरा गांधी, ठीक है। तो किसका अधिकार कम हो गया? इंदिरा गांधी का। और कोई व्यक्ति चाहेगा कि हमारे अधिकार कम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया कि संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। और उसने ये भी कहा कि आधारभूत ढांचा क्या होता है ये हम अपने निर्णयों में समय समय पर बताएंगे कि क्या आधारभूत ढांचा होगा और क्या नहीं। इसके चलते संसद की शक्ति यानी कि सीमा लग गई उस पर, ठीक है। और ये बात इंदिरा गांधी जी को सहन नहीं होती है, ठीक है। और जब वो इन 7 में देखती हैं तो ये निर्णय दे देते हैं, और इन्हीं 6 में आते हैं 3 कौन आते हैं? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका नाम था सेलर, ग्रोवर, एक व्यक्ति और हुआ करते थे जिनका नाम था हेगड़े, ठीक है। ये 3 जज हुआ करते थे उस समय। किस में? इन 7 में इन्होंने ये निर्णय दिया, ठीक है। कौन सा निर्णय दिया? कि संसद को शक्ति नहीं है कि वो किसी भी भाग में वो करें। और इन 6 में जो पहले व्यक्ति थे वो थे A.N. राय, ठीक है, A.N. रे। सुप्रीम कोर्ट का CGI बनना था, लेकिन आप देखते हैं कि CGI में एक सिस्टम लागू होता था कॉलेजियम, और जिसमें था वरिष्ठतम व्यक्ति ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है। जो वरिष्ठ व्यक्ति हो और सुप्रीम कोर्ट में जज हो, वो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है। लेकिन जब इंदिरा गांधी की ये शक्ति के कम हो गई तो उन्होंने क्या किया? इस चीज का उल्लंघन किया। नेहरू के द्वारा बनाई गई कॉलेजियम प्रणाली वरिष्ठतम सिद्धांत का सबसे पहली बार उल्लंघन हुआ कब? 1973 में। आप देखेंगे कि ये निर्णय कब आता है? 23 अप्रैल 1973 को। उसी समय 24 अप्रैल को आप देखेंगे कि भारत के नए CGI बनते हैं A.N. रॉय।
जबकि उनसे पहले वरिष्ठतम कौन थे? सेलर थे। अगर सेलर नहीं बनते, मान लेते हैं कि वो बीमार होते, हालत खराब होती, तो उनके बाद थे ग्रोवर। ग्रोवर सर थे, उसके पास थे हेगड़े। लेकिन इन तीनों को बाईपास करके इंदिरा गांधी ने किसे बनाया? एन राय को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया। हम देखेंगे कि वहाँ राजनीति, यानी कि सबसे पहले न्यायपालिका में 1973 में हमें न्यायपालिका राजनीतिकरण मिलता है। और उन्होंने ये किस आधार पर कहा? उन्होंने इस आधार पर उस व्यक्ति को बनाया कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो कहता हो कि इस व्यक्ति को सीजीआई नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। और ये शक्ति उन्होंने सबसे पहली बार उल्लंघन किया था। ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इससे आगे की चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ें, अभी आपको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट देखना है, पीआईएल देखना है, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज इतना ही रखते हैं और कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।